आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, 23 दिसंबर है आज, दिन है बुधवार। शाम का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं अमन गुप्ता। आज किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर डटे 28 दिन हो गए हैं और सरकार से बातचीत करने में किसान हिचक रहे हैं। क्यों और अब तक क्या रही इस आंदोलन की खूबियां और कमजोरियां, उन पर बात करेंगे। फिर सुनवाएंगे उस किसान से बातचीत जिसे बीजेपी ने तो खुशहाल बताया, लेकिन वो किसानों के साथ आंदोलन में शामिल है। दूसरी खबर में बात होगी मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त होने जा रहे कानून की। कितना कड़ा हो रहा है ये कानून और अचानक इस सख्ती की वजह क्या है। इसके बाद बताएंगे एयर पोल्यूशन से होने वाली मौतों का आंकड़ा, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे, और इसका अर्थव्यवस्था पर कैसा असर होता है ये जानेंगे। फिलहाल हेडलाइंस का वक्त है, सुनिए खुशबू कुमार से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर यानी 25 दिसंबर को नरेंद्र मोदी किसानों से संवाद करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश में 2500 किसानों के चौपाल के साथ भी जुड़ेंगे। फिरोज शाह कोटला मैदान में अरुण जेटली की प्रतिमा लगाने के फैसले से खफा स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने दर्शक दीर्घा से उनका नाम हटाने के लिए कहा है। उनके नाम पर स्टैंड 2017 में बनाई गई थी। साथ ही इसके विरोध में उन्होंने डीडीसीए से भी इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक एसओपी तैयार करने को कहा है। ये एसओपी कोरोना से ठीक हुए मरीजों के लिए है, जिससे कि ठीक हुए मरीजों के सामान्य जिंदगी बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 23,950 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 333 लोगों की मौत हुई है और 26,895 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इस तरह देश में एक्टिव कोरोना मामलों की कुल संख्या 2,89,000 के करीब रह गई है। नेपाल में संसद के भंग होने के बाद अब नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी टूट की कगार पर खड़ी है। ऐसे में नेपाल में मौजूद चीनी एम्बेसडर हो यांकी फिर एक्टिव हो गई हैं। यांकी ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और पुष्प कमल दहल प्रचंड से मुलाकात की है। सरकार ने कोरोना संकट के बीच लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को राहत दी है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को शहर के भीतर लोकल ट्रैवल पर रीइंबर्समेंट हासिल करने के लिए बिल जमा करने की जरूरत नहीं होगी। ब्रिटेन की कंपनी केयॉन एनर्जी से एक विवाद के मामले में भारत सरकार को बड़ा झटका लगा है। इस फैसले का मतलब ये है कि भारत सरकार को केयॉन को 8,000 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। प्रदूषण और जहरीली हवा के कारण भारत में 2019 में 16 लाख से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। लैंसेट के मुताबिक प्रदूषण से 2017 की तुलना में 2019 में भारत में ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। शाम का खबरनामा दिन भर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम अमन गुप्ता है। आज का दिन 23 दिसंबर किसानों का दिन है। इस दिन को किसान दिवस के तौर पर जाना जाता है। दरअसल भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह। आज के दिन वे पैदा हुए थे और उन्होंने किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं, उन कामों की वजह से वो किसानों के मसीहा माने जाते हैं। यही वजह है कि उनके जन्मदिन को 2001 से राष्ट्रीय किसान दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। लेकिन आज जब किसानों के अधिकारों की बात होनी चाहिए, आज जब उनका सम्मान होना चाहिए, तब वही किसान आज सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने को मजबूर हैं। पिछले 28 दिनों से इस कड़ाके की सर्दी में ये किसान दिल्ली के बॉर्डर पर हैं। 3 कृषि कानून जो हाल ही में पास हुए हैं, उनको वापस कराने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। अब तक सरकार से इसे लेकर तमाम दौर की बातचीत हुई, बेनतीजा रही। एक बार फिर सरकार की ओर से न्योता आया है। कृषि मंत्री ने चिट्ठी भेजी है, बातचीत के लिए बुलाया है। चूंकि सरकार कानूनों को वापस लेने के पक्ष में नहीं है और किसानों को ऐसे में लगता है कि अगर वो बातचीत के लिए राजी हो गए तो इसका गलत संदेश जाएगा। लोगों को लगेगा कि किसान संशोधन पर राजी हो गए हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर को सुनिए। किसान अगर बातचीत के लिए हाँ करते हैं तो इसका पूरे देश में क्या मायने निकाले जाएंगे भी किसान अमेंडमेंट के लिए तैयार हो गए हैं। तो हम इसके बारे में यही कहना चाहते हैं कि बातचीत भी केंद्र सरकार से
यहीं पर टूटी थी कि हमें अमेंडमेंट मंजूर नहीं है, आप कृषि के 3 कानून वापस ले लीजिए। तो बात जहां टूटी थी वहां पर ही खड़ी है। हालांकि अब किसानों ने टीम बनाई है, बातचीत के लिए ड्राफ्ट तैयार हो रहे हैं, सरकार के प्रस्ताव पर मंथन चल रहा है। वहीं सरकार को अगर देखें तो वो भी इस कवायद में जुटी है कि किसानों को किसी तरह मना लिया जाए। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से संवाद करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में इसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश में 2500 किसानों के चौपाल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इसके अगले दिन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी कृषि कानूनों के समर्थन में अपना अभियान चलाएगी। यानी 26 और 27 दिसंबर को बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाएंगे, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी दिखाएंगे और किसान हित में किए गए उनके कामों को गिनाएंगे। लेकिन अब तक किसानों के इस आंदोलन को कैसे देखा जाए, यही पूछा मैंने आज तक .in में सीनियर असिस्टेंट एडिटर विजय रावत से। अगर सबसे बड़ी खूबी देखा जाए तो किसानों ने जिस तरह से आंदोलन को भटकने नहीं दिया है, जिस तरह से आंदोलन को राजनीतिक दलों द्वारा हाईजैक नहीं करने दिया है, किसान जो एक मांग लेके आए थे 28 दिन पहले, आज भी उसी मांग पर डटे हुए हैं। तो किसानों की मांगे बहुत फोकस हैं, वो क्लियर हैं कि वो इस कानून को वापस लेने की मांग को लेकर आए हैं और आज भी वो यही बात कर रहे हैं। सरकार से अलग अलग दौर की उनकी बातचीत हुई है, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि चीजों को भटकाया ना जाए, जो उनकी मुख्य मांग है, जो मांग लेके वो आए हैं, उसी पर फोकस किया जाए और उसी पर सरकार बताए कि क्या वो कानून को वापस ले रही है या नहीं ले रही है। विजय, 1 महीना होने को आया है। इस आंदोलन की वजह से सरकार को राजस्व का करोड़ों का नुकसान है, आम लोगों को परेशानियां हो रही हैं। क्यों सहमति नहीं बन पा रही? क्या कमजोरियां देखते हैं आप इस आंदोलन की? कमजोरी की बात नहीं है, मैं नहीं समझता कि आंदोलन में किसी तरह की कमजोरी रह गई है। मुझे लगता है कि दोनों ओर से सरकार और किसानों के बीच जो स्थिति अभी है इस समय, वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां से आगे की राह आसान नहीं दिखती, क्योंकि दोनों ओर विश्वास की कमी है। सरकार को लगता है कि ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। आपने देखा होगा कुछ प्रधानमंत्री अपने भाषण में जब किसानों को कानून के फायदे समझाते हैं तो वो विपक्ष पर जमकर बरसते हैं। कृषि मंत्री ने जो चिट्ठी लिखी है उसका मजमून अगर आप देखें तो उसका भी कुछ ऐसा ही है। दूसरी ओर किसानों को लगता है कि सरकार दांव पेच में उनके आंदोलन को कुचलना जा रही है। जैसे अगर कानून के समर्थक किसानों को लामबंद किया जा रहा है, आड़तियों के यहाँ छापे हो रहे हैं, दिल्ली आ रहे किसानों को रोका जा रहा है और जिस तरह से बीच बीच में खालिस्तान को लेकर चीन पाकिस्तान के एंगल जिस तरह से इसमें तलाशे गए, तो उससे किसान और नाराज हुए और फिर किसान अड़ गए कि अब हमको अपनी शर्तों पर बातचीत करनी है, जो मांग है उन्हीं पर बातचीत करनी है। तो बीच में जो रास्ता लग रहा था कि शायद किसी चीजों पर दोनों के बीच में सहमति बन सकती है, खासकर तीसरे दौर की बातचीत के बाद, वो फिर बातचीत फिर वहीं पहुंच गई जहाँ पहले दिन थी, जहाँ 28 दिन पहले आज जहाँ सरकार और किसान खड़े थे, आज भी बिल्कुल दोनों वही पक्ष खड़े हैं। तो विजय, इतना वक्त बीत गया है, आपको आगे का रास्ता क्या लगता है? फिलहाल अभी जो स्थिति है उसमें कोई रास्ता नहीं निकल सकता। अभी जब तक दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष अपनी रुख को लेकर लचीलापन नहीं दिखाएगा, ये चीजें ऐसे ही रहने वाली हैं। क्योंकि किसान आज भी, अगर आप किसान नेताओं के बयान सुने तो उनका ये कहना है कि वो बात तब तक नहीं करेंगे जब तक सरकार ये कह रही है कि वो कानून को वापस नहीं लेगी। तो अब संशोधनों पर बात नहीं हो रही है। किसानों का कहना है पहले आप बातचीत की टेबल पर बैठिए, उसके बाद तय करिए कि कानून को वापस लेना है या नहीं लेना। सरकार का कहना है कि कानून वापस नहीं लेंगे, संशोधन कौन कौन से हो सकते हैं उस पर आप बातचीत कीजिए। तो आज जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा कि चीजें वहीं अटकी हुई है जहाँ पहले दिन अटकी थी और जब तक कोई एक पक्ष लचीला रुख नहीं अपनाएगा तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। ये थे आज तक .in में सीनियर असिस्टेंट एडिटर विजय रावत। तो किसानों की मांग में MSP एक मेन मुद्दा है जिसका इन कानूनों में लिखित में कोई जिक्र नहीं है और किसान चाहते हैं कि वो हो, और सरकार ने कहा भी है कि संशोधन में वो इस बात को लिखकर दे देंगे। इस बीच बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया, बताया कि पंजाब में MSP से किसान खुश हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस पोस्टर में जिस खुशहाल किसान की तस्वीर लगाई गई वो खुद सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहा है। इस पोस्टर के बाद सोशल मीडिया पर भी खूब बवाल मचा और नतीजा ये हुआ कि इसके बाद बीजेपी ने वो पोस्टर भी अपने फेसबुक पेज से डिलीट कर दिया। तो जिस किसान की तस्वीर उस पोस्टर में लगाई गई थी उनका नाम है हरप्रीत सिंह। तो हमारे दी लल्लन टॉप के साथ ही रजत सिंघू बॉर्डर पर जब पहुंचे तो उन्हें हरप्रीत वहां मिल गए। उन्होंने उनसे बात की है, सुनिए। सर, हरप्रीत हमारे साथ है, इन्हीं की वो तस्वीर है, बताइए मामला क्या था? मामला ये था कि मुझे कल रात को फ़ोन आया मेरे दोस्त का
कहता व्हाट्सएप चेक कर, तुझे कुछ भेजा है। तो मैंने जब व्हाट्सएप ओपन किया, देखा उसमें बीजेपी वालों ने अपनी मेरी फ़ोटो क्रॉप करके, वो भी गंदे से, मतलब मैं फिल्म मेकर हूँ, वो जो डिज़ाइन किया वो भी बहुत गंदा है ना, एक तो उस पर भी गुस्सा आ गया है ना, तो गंदे से क्रॉप करके लगाई हुई है। तो लिखा हुआ किसानों के लिए खुशहाल, खुशहाल जो किसान हैं वो ये हैं, और वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं जहाँ पे जो कुछ लोग उनको गलत डिफाइन कर रहे हैं ऐसे। हाँ जी। और ये आपकी फोटो कब की है पहले जो उन्होंने यूज की? 4-5 साल पुरानी फ़ोटो जी। तो आपकी 4-5 साल पुरानी से भी फोटो? मेरे ख्याल से 2014 के करीब की फ़ोटो है। तो मेरे फेसबुक पे 15 के है, क्योंकि उससे पहले मेरे फेसबुक और था, उस पर डाली, पेज पे नहीं थी, तो वहाँ पे डाली हुई है। हाँ जी। कोई आपने मतलब आप हाल फिलहाल में डाली हो, कोई इतनी ढूंढने के लिए पीछे गया होगा क्या? नहीं, पता नहीं, पहले भी वो यूज़ हुई है बहुत ज़्यादा, मतलब पिछले 4-5 साल से बहुत सारी कंपनी ने भी यूज़ की है वो, मैंने कभी उनको नहीं किया ये। पर ये जो मुद्दा था, ये तो हमारी होंद का मुद्दा था, उस पे लिए ज़रूरी था, क्योंकि एक सिख करैक्टर की फ़ोटो यूज़ की है कि उसको डिफाइन किया, क्योंकि पहले इन्होंने हमें क्या कहा कि ये टेररिस्ट लोग हैं, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तान के नारे लगाते हैं। बट अभी क्या किया कि इनको कोई मुद्दा नहीं मिला, वो उस पर फेल हो गए। तो अभी इन्होंने शुरू कर दिया नया मुद्दा कि किसान पंजाब के खुशहाल हैं, ये तो झूठ लोग बैठे हैं जहाँ पे, करप्ट कर लोग हैं, दंगे बसात करने वाले लोग हैं, ऐसे बोला। अर्पित, वो जो तस्वीर आपकी इस्तेमाल हुई है, क्या उसकी आपने कहा पहले भी वो इस्तेमाल होती रही है, तो क्या उसका पर्पस था जिस समय आपने खिंचवाई थी? कोई शौकिया फोटो शूट था या क्या था? नहीं, शौकिया नहीं था। एक मेरा दोस्त हैं मेरे, अंकुर पात्र करके, उनकी एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करने के लिए ना, फोटो डिज़ाइन करने के लिए उन्होंने एक खींची थी, उसमें एक फ़ोटो ये भी खींची थी। ऐसे मैं तैयार होकर खड़ा था, कहीं रखी है ना, कंधे पे रखी थी, तो और उन्होंने खींच ली फ़ोटो हंसते हुए। तो वो ये यूज़ करते रहते हैं, हंसता किसान है वो, अच्छे कपड़े पहने हुए, उनको खुशहाल किसान दिखाना था ना, अच्छे कपड़े पहने हुए, पगड़ी पहने, स्माइल कर रहा है। अच्छा, ये बताइए, आपसे जब ये सब चीज़ हुई उसके बाद क्या भाजपा के जो प्रदेश भाजपा है पंजाब की, उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया इस मामले में? नहीं, कुछ नहीं आया, उन्होंने डिलीट कर दिया। अभी मैंने कल, मेरे ख्याल से कल 8-9 बजे डाली होगी, मेरे को रात को 10-11 बजे पता चला। उसके बाद मैंने देखा, मैंने सुबह अपने सोशल मीडिया पे क्या डाला था कि इसको रिपोर्ट करो, बट 3-4 बजे मैंने देखा, 5 बजे के करीब देखा, वो पोस्ट नहीं थी, उन्होंने नई पोस्ट डाल दी। हाँ। आपकी फोटो हटा के वहाँ से? वो कुछ और से ही डाल दी। हाँ, सेम पोस्ट डाल दी। अच्छा, आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में मौजूद हैं, आप किस तरीके से अपनी सॉलिडारिटी यहाँ पे दिखा रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। वो एक मैंने यहाँ पे शूट किया, ड्रोन से भी शूट किया था यहाँ प्रोटेस्ट का, तो और फोटोग्राफी कर रहा हूँ, फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ जहाँ पे इनके लोगों के लिए, है ना, तो आगे समय में काम आएगी उसके लिए। हाँ। आपका फिल्म मेकिंग का या उसका कोई प्रोजेक्ट है अगला इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए? हाँ है, मतलब आपको बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा। चलिए ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल था, जो सारे फार्म बिल आए, आप जरूर खेती किसानी से जुड़े रहे होंगे? मैं खेती करता हूँ भाई। हाँ जी, खेती करते हैं। और फिल्म मेकिंग साथ में? फार्मिंग एंड फिल्म मेकिंग दो हमारे पास काम है। हाँ जी। तो आप खुद भी फार्मिंग करते हैं? हाँ जी। फार्मिंग और फिल्म मेकिंग, कलाकार बहुत आ रहे हैं आगे, है ना, समर्थन के लिए। पहली बार हुआ है, मतलब कहीं किसी और इंडस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं होगा कितने समर्थन के लिए कोई आ रहा है। तो आप कैसे देखते हैं कि भाई जो फार्मिंग की कम्युनिटी है और जो कला के लोग हैं वो मिल के आ रहे हैं, तो क्या बनने वाला अभी क्या? नहीं, ये तो पता नहीं, वो उनका तो पता नहीं क्या बनने वाला, बट हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले, क्योंकि हमें जब तक वो रद्द नहीं करते हम नहीं जाने वाले। तो हमारे आगू जो है जहाँ पे किसान यूनिटी के, उन्होंने बोल दिया है कि हम नहीं जाने वाले जब तक हमारे ये जो रद्द है ना बिल, रद्द नहीं कर सकते, कैंसिल बिल्कुल ख़त्म नहीं करते, पाड़ के नहीं फेंकते, है ना, तब तक नहीं हम लोग जाएंगे। चलो, मैं लास्ट में क्लियर कर दूं लोगों को कि जो प्रदेश भाजपा ने, पंजाब भाजपा ने जो तस्वीर इस्तेमाल की थी वो हरप्रीत सिंह है। हरप्रीत हार फार्मर। तो ये इनकी पहचान है सोशल मीडिया के ऊपर। इन्हीं की वो तस्वीर थी जिसे उन्होंने उठा के लगा दिया खुशहाल किसान दिखाने के लिए, जबकि ये किसान खुद यहाँ पे मौजूद है, हाँ। धरने में, प्रदर्शन में। मैं एक दुबली पतली कदकाठी का 26 साल का नौजवान हूँ, और मेरी दादी को अक्सर शिकायत रहती है मेरे खाने पीने को लेकर। कहती हैं कि कुछ खाया पिया करो अच्छे से, और जब मैं ये कहता हूँ कि खूब खाता हूँ पर सेहत बनती ही नहीं, तो उनका जवाब होता है कि हाँ लल्ला, अब वो ज़माना कहाँ जब चीज़ें पेवर होती थीं, और अब तो सभी में मिलावट है, हट्टे कट्टे होएं तो कैसे। तो वाकई मिलावट आज हर खाने पीने की चीज़ में है। उसका असर लोगों की सेहत पर तो होता ही है, अर्थव्यवस्था पर भी होता है, कई बार तो आपकी जान पर भी बनाती है। 1954 में खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निषेध अधिनियम हमारे यहाँ बनाया गया था। इसमें अगर किसी को मिलावट का दोषी पाया जाता है तो उसे 6 महीने की सज़ा हो सकती है, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसका सख्ती से पालन होता नहीं है। मिलावटखोर भ्रष्टाचार का फ़ायदा उठाकर कुछ ले देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। हालांकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने
2006 में ही इस कानून को सख्त करने के सुझाव दिए थे। इसमें उसने 7 साल से उम्र कैद तक की सज़ा और 10 लाख तक के जुर्माने की सिफारिश की थी, लेकिन इस पर विधेयक अब तक संसद में लंबित है। हालांकि मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ कानून कड़ा किया जा रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सरकार अब खाने के सामान और दवा में मिलावट करने वालों को उम्र कैद देगी। आज तक रेडियो के भोपाल बेस्ड रिपोर्टर हैं रवीश पाल सिंह। मैंने उनसे बात की और पूछा कि कानून में सख्ती की वजह क्या है। देखिए, सरकार की सख्ती इसलिए यहाँ पर दिख रही है क्योंकि बीते कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में मिलावट के कई मामले सामने आ चुके हैं। खासतौर से कुछ एक अंचल ऐसे हैं जहां पर मिलावट सबसे ज्यादा हो रही है और दूध और इनमें डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं या फिर घी होता है, इनमें मिलावट तो कई बार सुनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश में तो पहला ऐसा मामला आया है जहां पे कोरोना के मरीज को मिलावटी प्लाज्मा चढ़ा दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ये पहला मामला था, बड़ा मामला था, क्योंकि जिस शख्स ने ये प्लाज्मा बेचा था, जब वो गिरफ्त में आया तो इस पूरे रैकेट का खुलासा हुआ, जिसके बाद सरकार चेती और फिलहाल उस शख्स पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। लेकिन सरकार ये चाहती थी कि जिस तरीके से मिलावटखोरों ने अब प्लाज्मा जैसी जीवनदायिनी चीज को भी नहीं छोड़ा है, तो उसके बाद सख्त कदम उठाने होंगे। और इसीलिए मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो मुरैना अंचल से कई बार मिलावटी दूध की खबरें आती हैं, घी की खबरें आती हैं, और कई ऐसे इलाके हैं मध्य प्रदेश के जहां पर मिलावट बहुत ज्यादा होती है और लगातार वहां पे खाद्य विभाग जो है वो छापेमारी भी करता है। और अब जब प्लाज्मा में भी मिलावट की शिकायत आई और एक शख्स की मौत हो गई, तो उसके बाद सरकार को ये कड़ा फैसला लेना पड़ा और इसीलिए सरकार ने तय किया है कि फिलहाल जो वर्तमान में कानून है मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए, उसे और कड़ा किया जाएगा और 3 साल की सजा को अब उम्र कैद में बदला जाएगा। रवीश, मिलावट तो होती रहती थी, फिर अचानक सरकार इतनी सख्त क्यों हुई है? देखिए, ये मंगलवार को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसके बाद खुद गृह मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं मिलावट के, उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया और कैबिनेट की ये जो बैठक मंगलवार को हुई थी उसमें तय किया गया है कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में अभी फिलहाल जो कानून है उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। यदि कोई मिलावट करने पर दोषी पाया जाता है तो उसको अब बढ़ा करके आजीवन कारावास यानी उम्र कैद में बदला जाएगा। ये फैसला हो चुका है कैबिनेट में। जल्द ही विधेयक में जो संशोधन है उसे पेश किया जाएगा विधानसभा में और विधानसभा में इसे पारित करने के बाद ये लागू हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो एक कड़ा फैसला शिवराज सिंह चौहान की सरकार में हो चुका है मिलावट करने वालों के खिलाफ, जिसमें अब मिलावट करने पे 3 साल की सजा नहीं बल्कि उम्र कैद दी जाएगी और माना यह जा रहा है कि इससे मिलावट करने वालों के मन में एक खौफ कानून का पैदा हो सकेगा। ये थे भोपाल में आज तक रेडियो के रिपोर्टर रवीश पाल सिंह। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। और अब बात उस रिपोर्ट की जो वायु प्रदूषण को जीडीपी के साथ जोड़कर एक अलग तस्वीर हमारे सामने पेश करती है। मेडिकल जर्नल लैंसेट में एक रिपोर्ट छपी है और इसके अनुसार एयर पॉल्यूशन का असर न सिर्फ हमारे शरीर पर बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था पर भी भयंकर रूप से पड़ा है। सबसे पहले जानिए कि मौतें कितनी हुई। तो रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बीते साल वायु प्रदूषण के कारण जो बीमारियां हुई उससे करीब देश में 17 लाख लोगों ने जान गंवाई। यह आंकड़ा देश में हुई कुल मौतों का करीब 17% है। और अब आपको बताते हैं अर्थव्यवस्था पर इसका असर। तो एयर पॉल्यूशन की वजह से जो मौत और बीमारियां हुई उसने देश की जीडीपी को 1.4% का नुकसान पहुंचाया। रुपये में बात करें तो देश को करीब 2,60,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो एयर पॉल्यूशन के कारण हुई मौतों का जीडीपी से क्या लिंक है
और इस कैलकुलेशन में इसका क्या योगदान है, यही पूछा मैंने आर्थिक मामलों के जानकार और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में एसोसिएट एडिटर शुभम शंखधर से। जी देखिए, वायु प्रदूषण के कारण 2019 में भारत में करीब 17 लाख लोगों की जानें गई और ये कुल मौतें जो हुई भारत में उनका करीब 18% है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर आप देखें तो वायु प्रदूषण उन शहरों में ज्यादा है या उन जगहों पर ज्यादा जो औद्योगिक शहर है। जैसे दिल्ली अगर आप देखें तो वो वायु प्रदूषण की चपेट में है। अगर आप देखें ऐसे सिटीज जो औद्योगिक सिटीज होंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होंगे, तो वहां पर निश्चित तौर पर कामगारों की संख्या ज्यादा होगी, फैक्ट्री ज्यादा होगी, तो वो किसी न किसी एक ऐसी एक्टिविटी से जुड़े होंगे जो अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सहयोग करती होगी, योगदान करती होगी, हाथ बटाती होगी। तो ये जो इकोनॉमिक लॉस जोड़ा गया है जो करीब 2,60,000 करोड़ रुपए का है, अगर आप इसे रुपए में आंकेंगे जो जीडीपी का 1.4% है, तो वो इस वजह से है कि ये जो 18 लाख लोग हैं ये समाज के उस वर्ग से या देश के उस जगहों से जुड़े हुए थे जिनके खर्चने से, जिनके काम करने से, जिनकी सेवाओं के और उत्पाद के खरीदने से, उपभोग करने से जीडीपी को इतना नुकसान होता है। अब जैसे आप जीडीपी को समझिए तो जीडीपी का सीधी हिस्सेदारी है जो वो केवल हमारे और आपकी खपत की है। यानी कि अगर हम अपनी बिटिया की ट्यूशन की फीस भर रहे हैं, हम अपने घर में बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम और आप फोन पे बात कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इन सब के लिए हम पैसा खर्च कर रहे हैं। जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं वो दरअसल किसी सेवा या उत्पाद के इस्तेमाल को दी गई वैल्यू है, रुपया है, वो कहीं ना कहीं जीडीपी में जुड़ता है। क्योंकि जीडीपी दरअसल पूरे देश में जो आपकी वस्तु और सेवाएं हैं उनका बाजार मूल्य है कि वो अगर सारी वस्तुओं का, सारी सेवाओं का मूल्य निकाला जाए तो कितना निकलेगा, जो निकलेगा वही देश की जीडीपी होगी। अगर भारत की जीडीपी अगर आप देखें तो करीब 200 लाख करोड़ की है भारत की पूरी जीडीपी। तो अब ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो 2019 में 17 लाख लोगों की डेथ हुई है वो देश की जीडीपी को 1.4% का नुकसान पहुंचाएंगे। तो दरअसल ये रिपोर्ट का कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो खर्च करते या ये अगर किसी ऐसी एक्टिविटी में जुड़े थे जो इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाली थी तो उसका लॉस होगा जो जीडीपी को इकोनॉमिक रूप से इतना प्रभावित करेगा। तो ये थे इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में एसोसिएट एडिटर शुभम शंखधर। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तो आज दिन भर में बस इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें radio@aajtak.com पर बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ जाइए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर हम हैं। आज तक रेडियो डालकर आप सर्च करेंगे तो आपको हम मिल जाएंगे। स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर जैसे अगर किसी ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप ऑडियो प्रोग्राम सुनने के लिए करते हैं तो वहाँ आज तक रेडियो को खोजिए, उसके प्रोग्राम्स खोजिए, उन्हें सब्सक्राइब कीजिए। आपको समय से अपडेट मिलता रहे इसलिए ज़रूरी है कि आप वहाँ भी हमसे जुड़ जाएं। इस कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग का दारोमदार संभाल रहे थे सचिन द्विवेदी। मैं अमन गुप्ता अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।